हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अजय स्टडी IQ GK पर। देखिए, हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और इससे पहले देखिए हमने इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने राजपूत काल के देखिए पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने राजपूत काल की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके जो जितने भी सिद्धांत थे, देशी मत और विदेशी मत, और इससे पहले जो जितने भी उनके दो वंश थे, मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश को उसमें मैंने समाप्त किया था, अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं अब तक तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके उसको आराम से देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। और जो बचे हुए राजवंश हैं, जितने भी राजपूत वंश हैं, उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने ये तो बता ही दिया था कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वह इतिहास में राजपूत काल या पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। और हमने देखिए गुरु वशिष्ठ के आपके हवन के अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार जो 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई है, हमने उसको भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। चलिए, और 2 राजवंश भी हमने गुर्जर प्रतिहार और चौहान वंश को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम जो बचे हुए राजवंश हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको कवर करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जैजाक भुक्ति का चंदेल वंश। देखिए, जो ये चंदेल वंश है बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कहाँ था, किस स्थान पर था, कौन सा राज्य क्षेत्र है था इनका, वर्तमान में राज्य क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है, वो सारा हम कुछ आराम से इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम जो इसके MCQs हैं वो भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो आपको यहाँ से टिक कराते रहूँगा। ये PDF आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तब भी आप वहाँ से लिंक से आपके PDF डाउनलोड कीजिए और पूरी आराम से पढ़ लीजिए। आपके पेपर से एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रतिहार वंश था उसके पतन के पश्चात 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश का उदय हुआ। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। ठीक है, इनका निवास स्थान आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। अब बुंदेलखंड का रीजन जो आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, इसमें आपकी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और सोनभद्र आपका, और जितने भी आपके ये दक्षिणी जो बेल्ट आपकी है विंध्य रेंज वाली, उसके ऊपर वाली जो वो आपकी सारी बुंदेलखंड रीजन में आती है और वही बुंदेलखंड इनका निवास स्थान था। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। उदय इनका 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, प्रारंभ में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। जो चंदेल थे ये आपके गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे प्रारंभ में। अब इनकी संस्थापक कौन थे, इस वंश की स्थापना किसने की? देखिए, हमने फैक्ट वाइज 1 लाइनर में आपको डिस्क्राइब किया है, तो आप उनको पढ़ते रहिए। आपके इनसे देखिए MCQs भी तैयार होते रहेंगे और थ्योरी भी आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे, क्योंकि इनका अन्य नाम चंद्रवर्मन भी है। और 831 ईस्वी में इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना की थी। ठीक, राजधानी तो इनकी देखिए, राजधानी प्रारंभ में कालिंजर थी, जो कि महोबा का जो प्राचीन नाम है। ठीक, कालिंजर, और बाद में ये राजधानी खजुराहो हो जाती है। नन्नुक के पौत्र थे, यानी जो पोते थे, उनका नाम था जेजा, और जेजा के नाम पर ही इस प्रांत का नाम पड़ा जेजाक भुक्ति। देखिए, जो भुक्त था वो पहले आपने देखिए मौर्य काल में भी पढ़ा, और जो गुप्त काल था उसमें भी, और हर्षवर्धन के काल में भी, कि जो प्रांत होते थे, राज्य होते थे, उनको भुक्ति बोला जाता था। ठीक है, तो जो भुक्ति तो था ही पहले से, उनका नाम था जेजा, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा ये जेजाक भुक्ति। किसका नाम था? बुंदेलखंड वाले का रीजन वाला क्षेत्र जो था उसका पुराना नाम था। फिर इनका शासन क्षेत्र जो स्थान था, देखिए, यमुना नदी एवं नर्मदा नदी के मध्य एवं उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वह, और यमुना नदी से लेकर के नर्मदा नदी के घाटी के बीच में शासन किया करते थे। चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते थे। ठीक है, चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते थे, मैंने ऊपर भी बताया था। और प्रमुख शासकों की बात करें तो इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो यशोवर्मन था। कौन था? यशोवर्मन था। देखिए, जो कुछ प्रमुख शासक इस वंश के संबंधित हैं मैंने वो नीचे दिए गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन शासकों के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं यशोवर्मन की, जो कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और जिसने गुर्जर प्रतिहार से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। ये इससे पहले मैंने बताया कि जो चंदेल थे वह गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। देखिए, आपका एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जो चंदेल थे वह गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। वह किसके सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के थे। इसकी स्थापना किसने की थी? तो नन्नुक ने की थी 831 ईस्वी में, या फिर हम कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में। ठीक, राजधानी क्या थी? तो प्रारंभ में राजधानी इनकी कालिंजर हुआ करती थी, जो कि महोबा का क्षेत्र है, और बाद में राजधानी इनकी खजुराहो हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपके 2-3 प्रश्न बन जाते हैं
और फिर आगे बढ़ते हैं कि यशोवर्मन ने क्या था कि कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक, कहाँ पर? कन्नौज पर आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहार शासक, देखिए जिन्होंने रेड कर दिया है, गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल को हराया। ठीक है, एवं विष्णु की प्रतिमा यानी विष्णु जी की मूर्ति प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में रखवाया था। जिसने? यशोवर्मन ने। कहीं यशोवर्मन ने कन्नौज पर अटैक किया और कन्नौज के शासक जो थे, गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल को हराता है और उनसे विष्णु की प्रतिमा भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप या भेंट स्वरूप प्राप्त करता है और उसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में रखवाता है या स्थापना करवाता है। ठीक है, यशोवर्मन ने देखिए खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर की, अगर ये आपके पेपर में आता है कि खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर की स्थापना या लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया, तो चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने। ठीक, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न निकल के आता है कि यशोवर्मन ने खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर की स्थापना कराई थी। फिर अगले जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वह हैं धंग। देखिए जो ये जो धंग हैं ये यशोवर्मन का पुत्र था। ठीक, राजधानी ये देखिए कालिंजर से खजुराहो लेकर जाता है, कालिंजर से खजुराहो लेकर राजधानी स्थानांतरित करता है, मतलब बदलता है अपने, लेकर नहीं जाता है, राजधानी चेंज करता है अपनी। धंग ने देखिए जिन्ननाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। धंग ने कौन कौन से मंदिर? जिन्ननाथ, वैद्यनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण किया। 999 ईस्वी यानी कि 999 AD में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, 999 AD में, ठीक, 999 AD में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है कौन? धंग आपका। और गंगा यमुना नदी के संगम पर शिव जी की उपासना करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वह कौन सा चंदेल शासक था जिसने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया? तो आपके धंग थे। ठीक है, धंग का जो उत्तराधिकारी था गंड शासक बनता है, और जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके परीक्षा की दृष्टि से। और गंड के बाद देखिए उसका पुत्र विद्याधर शासक बनता है। विद्याधर के बारे में हम जान लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए जो विद्याधर है, तो विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी क्योंकि उसने बिना युद्ध किए ही महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर जब अटैक किया तो जो आपके गुर्जर प्रतिहार शासक थे राज्यपाल, उन्होंने देखिए युद्ध नहीं किया, बल्कि उसकी जो सेना थी उसकी शक्ति से डर के भयभीत होकर ही आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस पर विद्याधर अत्यधिक क्रोधित हुआ और गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर देता है कि आपने युद्ध क्यों नहीं किया, आखिर बिना युद्ध लड़े ही आपने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। ठीक, तो उस बात पर राज्यपाल की हत्या कर देता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किस चंदेल शासक ने, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी? तो विद्याधर ने क्यों की थी? क्योंकि उसने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक, अपने जो आगे इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम समझ लेते हैं। अब देखें विद्याधर ही अकेला भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की इच्छाओं का ज़बरदस्त विरोध किया। ठीक, ये इतना आपके फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर ये बन जाए कि किस भारतीय शासक ने महमूद गजनवी का प्रबल विरोध किया या उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाया, तो चंदेल शासक विद्याधर ने। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो साथ साथ लेके चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से पूछा जाए तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर क्या होगा। आप आराम से तो नोट करते रहें या फिर इस PDF को आप आराम से पढ़ लें बार बार। ठीक है, ये आराम से आपका रिवाइज होता रहेगा। फिर विद्याधर के शासन काल में चंदेल वंश गजनवी के आक्रमणों से काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ, क्योंकि महमूद गजनवी ने बार बार अटैक किया, आपके कालिंजर पर भी अटैक करते हैं। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कलचुरी वंश के शासक जो थे गंगदेव ने चंदेल राज्य के पूर्वी हिस्से को जीत लिया था। ठीक, कलचुरी शासक कौन थे? कलचुरी वंश के गंगदेव, उन्होंने चंदेल के पूर्वी हिस्से को थोड़ा सा जीत लिया। फिर विद्याधर का उत्तराधिकारी विजयपाल होता है और विजयपाल ने गंगदेव को पराजित करता है। ठीक, ये चंदेल शिलालेखों के अनुसार इस बात की पुष्टि हुई है कि जो विद्याधर है, विद्याधर का जो उत्तराधिकारी यानी जो पुत्र विजयपाल है, वह गंगदेव को पराजित करता है। देखिए गंगदेव ने पराजित किया विद्याधर को और विद्याधर के बेटे ने पराजित किया गंगदेव को। फिर विजयपाल के फिर 2 पुत्र होते हैं, या इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं है पढ़ना, फिर भी अगर आप पर्सनली नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो जरूर जानना चाहिए आपको कि विजयपाल के 2 पुत्र हैं, देववर्मन और कीर्तिवर्मन। ठीक है, फिर गंगदेव का जो पुत्र था लक्ष्मीकर्ण, देववर्मन को पराजित कर दिया। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी मिस्ट्री होती है। पहले विद्याधर हार जाता है किससे? गंगदेव से। फिर विद्याधर का पुत्र जो है यानी कि जो विजयपाल, वो हराता है गंगदेव को। फिर गंगदेव का जो पुत्र और इधर विजयपाल का जो बड़ा पुत्र देववर्मन, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है तो देववर्मन हार जाता है लक्ष्मीकर्ण से, जो कि गंगदेव का पुत्र था।
फिर आपका जो कीर्तिवर्मन है वह परास्त कर देता है किसको, लक्ष्मीकर्ण को, यानी आपस में ही बैटल चलती रहती है लगातार। जो फिर देखिए कीर्तिवर्मन जो शासक बनते हैं, कीर्तिवर्मन ने गंगदेव के पुत्र लक्ष्मीकर्ण ने देववर्मन को पराजित किया, मैंने बता दिया था। फिर कीर्तिवर्मन ने लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया कि आपस में बैटल चलती रहती है। तो कीर्तिवर्मन ने लक्ष्मीकर्ण को पराजित कर चंदेलों की शक्ति को पुनः जीवित किया। कीर्तिवर्मन ने महोबा में एक जलाशय यानी एक झील समझ लीजिए, तालाब समझ लीजिए, कीर्ति सागर का भी निर्माण कराया था। ठीक, इसका कीर्ति सागर का भी निर्माण करवाया था। अगर ये पूछा जाए कि कीर्ति सागर जलाशय किसने बनवाया था, तो कीर्तिवर्मन ने। कीर्ति सागर जलाशय किस शासक ने बनवाया, किस वंश के शासक ने, तो चंदेल वंश के शासक ने। ठीक, फिर कीर्तिवर्मन के दरबार में कवि कृष्ण मिश्र रहते थे। कौन से कवि, कृष्ण मिश्र रहते थे, जिनकी रचना क्या है आपकी, प्रबंध चंद्रोदय। कौन सी रचना है, प्रबंध चंद्रोदय रचना है। फिर हम बात करते हैं, देखिए अगले शासक परमर्दिदेव की। ठीक है, परमर्दिदेव की, जो कि देखिए चंदेल वंश का अंतिम शासक है। कौन, परमर्दिदेव चंदेल वंश के अंतिम शासक हैं। और देखिए दो व्यक्ति थे, आल्हा और उदल, ये परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जो बहुत ही वीर थे, सेनानी थे, सेनापति थे परमर्दिदेव की सेना के। और जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए 1202 एडी में ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। जिससे देखिए क्रोधित होकर मंत्री जो थे अजय देव, उन्होंने परमर्दिदेव की हत्या कर देते हैं। ठीक, और कालांतर में देखिए जो ऐबक है गौरी का गुलाम द्वारा 1205 एडी में दिल्ली सल्तनत में इसको मिला दिया जाता है। आपका जो जेजाग भुक्ति है या जो बुंदेलखंडी वाला क्षेत्र है, इसे दिल्ली सल्तनत में ऐबक जो है 1205 एडी में मिला लेता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चंदेल वंश था वो पूरा समाप्त हो जाता है। फिर से समझ लेते हैं ब्रीफ समरी की स्थापना किसने की थी, नन्नुक ने की थी, 831 ईस्वी में की थी। राजधानी क्या है इनकी, पहले कालिंजर थी, बाद में खजुराहो हो जाती है। अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक परमर्दिदेव हैं। ठीक है, किसने अधिकार कर लिया, तो दिल्ली सल्तनत में मिल जाता है ऐबक ने 1205 ईडी में। ठीक, और सबसे प्रतापी शासक कौन थे, प्रतापी शासक यशोवर्मन थे। कन्नौज कन्नौज जो शासक थे देवपाल, उनको हराते हैं और उनसे विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करते हैं। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए कि खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो धंग ने कराया। धंग किस वंश के हैं, तो चंदेल वंश के। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा चंदेल वंश समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। चलिए हम अगले राजवंश के बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारा अगला राजवंश है चालुक्य वंश या फिर गुजरात, जिसे हम सोलंकी वंश पे बोलते हैं। गुजरात के चालुक्य या फिर गुजरात के सोलंकी वंश। देखिए चालुक्य हमारे वंश जो है दक्षिण भारत में भी रहा, तो इसलिए हम इसको आगे नेम डिफाइन कर लेंगे कि हम गुजरात के चालुक्य की बात कर रहे हैं। देखिए सोलंकी जो चालुक्य वंश हैं, देशी मत के अनुसार ये अग्निकुंड के उत्पन्न राजपूत थे। जो मैंने पहले भी बताया कि 4 राजपूत या 4 वंश जो हैं, इनकी उत्पत्ति आपके हवन वशिष्ठ जी के अग्निकुंड से होती है, हवन के अग्निकुंड से होती है, तो उसमें से एक थे। संस्थापक देखिए मूल राज प्रथम है, राज्य क्षेत्र का गुजरात है, राजधानी अनिलवाड़ है या अनिलवाड़ा आपकी जो बोली जाती है। मूल राज फर्स्ट है, शैव धर्म का, शिव जी के उपासक, शैव धर्म के अनुयायी हैं। ठीक, भीम प्रथम यह वल्लभ राज का पुत्र था। देखिए शासक इसमें बहुत सारे हमें, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भीम प्रथम को, यह वल्लभ राज का पुत्र था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम वल्लभ राज था। और भीम प्रथम के समय जो महत्वपूर्ण अटैक होते हैं सोमनाथ वाला, इसलिए भीम प्रथम हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने, किसने, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 एडी में आक्रमण किया था। ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि जो ये सोमनाथ मंदिर पर कब अटैक किया गया था, तो 1025 एडी में किसने किया था, तो आपके महमूद गजनवी ने किया था। किस का शासनकाल था गुजरात क्षेत्र पर, तो भीम प्रथम का था। और किस वंश का शासक था, तो आपके चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश। 4-5 क्वेश्चन जो एक ही जो लाइन से निकल के आते हैं कि सोमनाथ मंदिर का अटैक के बारे में, तो इतने सारे प्रश्न किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। किस वंश का शासक था, सोलंकी वंश का शासक था, चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश। ठीक है, कब किया था, 1025 एडी में। इतना काफ़ी है। अत्यधिक लूटपाट भी की, मंदिर को क्षतिग्रस्त, बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता है। भीम प्रथम के सामंत जो थे विमल,
तो उन्होंने देखिए माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाते हैं। कौन? जो भीम प्रथम के सामंत थे, उन्होंने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो मोढेरा का जो गुजरात में पड़ता है, जो सूर्य मंदिर का निर्माण भीम प्रथम ने करवाया था। और ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसे गुजरात का खजुराहो भी बोला जाता है, ठीक है, इसे मोढेरा के सूर्य मंदिर को। भीम जो कि अभी भग्नावशेष है, यानी कि आप समझे कि थोड़ा सा अपना जो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है उस अवस्था में है। भीम प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है कर्ण प्रथम शासक बनता है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कर्ण के बारे में जानना हमें। फिर हम आगे बात करते हैं अपने अगले शासक जयसिंह सिद्धराज के बारे में। यह कर्ण का उत्तराधिकारी था। कौन? जयसिंह सिद्धराज। अभी देखिए भीम प्रथम का पुत्र कर्ण प्रथम था और कर्ण का बेटा जो है वह जयसिंह सिद्धराज है, वह राजा बनता है। और सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। कौन? आपका जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध कवि जो थे हेमचंद्र, वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। जयसिंह सिद्धराज ने देखिए आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर अपने 7 पूर्वजों की गजारोह यानी कि हाथी नुमा प्रतिमा बनाकर उनकी स्थापना करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। देखिए पाटन में सहस्त्रलिंग नामक कृत्रिम झील का निर्माण करते हैं। कौन? आपके जयसिंह सिद्धराज जो हैं माउंट आबू पर्वत पर देखिए 7 पूर्वजों की गजारोही प्रतिमा बनाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वह कौन सा शासक था, किस वंश का शासक था जिसने आबू पर्वत पर अपने पूर्वजों की गजारोही या आदम की प्रतिमा बनवाई? तो आपके जयसिंह सिद्धराज। किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो सोलंकी वंश से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं भीम द्वितीय की। तो भीम द्वितीय चालुक्य वंश का देखिए अंतिम शासक था। कौन? भीम द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भीम द्वितीय पर आक्रमण करता है। देखिए भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी अटैक करता है और सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है। और 1178 एडी में देखिए मोहम्मद गौरी भीम द्वितीय पर आक्रमण करता है, परंतु भीम द्वितीय उसे बुरी तरह परास्त कर देता है। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर याद रखना कि मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किस राजा ने की? तो भीम द्वितीय से लड़ते हुए हारा। कौन? गौरी। और भीम द्वितीय किस वंश से हैं? तो सोलंकी वंश से हैं। भीम द्वितीय के एक सामंत थे जिनका नाम था लवण प्रसाद। उन्होंने गुजरात में बागेश्वर की स्थापना की थी। पर जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपके सोलंकी वंश से बता दिए। अब देखिए हमारा अगला वंश है मालवा का परमार वंश। इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जो मालवा का परमार वंश था, इसके संस्थापक उपेंद्र राज थे। इनका अन्य नाम कृष्ण राज भी है। उदय जो था इनकी उत्पत्ति जो 9वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और नर्मदा नदी के उत्तर में इनका राज्य क्षेत्र था। प्रारंभ में देखिए प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रथम शक्तिशाली शासक जो शियक या श्रीहर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मालवा का या परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो प्रारंभिक राजधानी इनकी उज्जैन थी और बाद में देखिए धारा नगरी या बनाई जाती है, बनती है। पहले राजधानी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन होती है, बाद में राजधानी धार हो जाती है, फिर धारा नगरी बनाते हैं, ठीक। प्रमुख शासकों की बात करें तो देखिए वाकपति मुंज जो कि 997 से लेकर के 995 रहते हैं, इन्होंने हुनों को परास्त किया था। एक देखिए अभिलेख समझ लीजिए या एक दान पात्र समझ लीजिए। कौथेम दान पात्र के अनुसार वाकपति मुंज ने देखिए हुनों को परास्त किया था और यह परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? वाकपति मुंज, ठीक। आगे जानते थोड़े उनके बारे में। देखिए इनकी उपाधियों की बात करें वाकपति मुंज की, तो इन्होंने देखिए पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष आदि उपाधियाँ धारण की थी। जो आपके वाकपति मुंज थे दक्षिण भारत के राजाओं के तरह ही उपाधियाँ धारण करते थे, ठीक। पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी। किसने? आपके जो ये मालवा जो परमार वंश के शासक आपके जो अभी मैंने ऊपर बताया, वो पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियाँ धारण करते हैं वाकपति मुंज, ठीक। फिर दरबारी कवि जो थे वो धनंजय, हलायुद्ध, धनिक और अमितगत, ये देखिए इनके दरबारी कवि हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे बहुत कम जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर जाएँ तो धनंजय, हलायुद्ध, धनिक और अमितगत आदि इनके जो हैं दरबारी कवि हैं वाकपति मुंज के। और 10 रूपक एक रचना है जिनके रचयिता आपके धनंजय, ये याद रखना कि 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं। भोज की बात करें तो भोज देखिए परमार वंश का सबसे यशस्वी शासक है, प्रतापी शासक था। और भोज ने देखिए चालुक्य वंश के शासक तैलभ द्वितीय को परास्त किया और उसे मार दिया, ठीक है। उसकी हत्या कर दी जान से, उन्हें युद्ध में ही परास्त करके मार दिया था। और भोज ने देखिए राजा भोज ने राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की। ये पूछा जाएगा कि किस वंश या भोज जो आपका
परमार वंश है, तो इस वंश के किस शासक ने राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की? तो राजा भोज ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नगर एवं भोज सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक, किसने? राजा भोज ने। राजधानी धार में देखिए राजा भोज ने सरस्वती का मंदिर बनवाया, जिसके प्रांगण में देखिए सरस्वती जो विश्वविद्यालय सरस्वती महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसी में देखिए वाघ देवी की प्रतिमा रखवाई गई। वाघ देवी जो कि बाद में जिनकी तुलना सरस्वती माता जी से की जाती है, ज्ञान की देवी सरस्वती से की जाती है। ठीक है, वाघ देवी की प्रतिमा रखवाई, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके जो मिले दे जाते हैं आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके पीछे जो वाघ देवी की प्रतिमा अंकित रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में देखिए जो वाघ देवी की मूर्ति है वो ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है। भोज शासक के साथ भोज जो था एक कुशल राजा होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी था। उनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात अगर करते हैं तो भोजकृत युक्त कल्पतरु, समरांगण सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह आदि इनकी रचनाएं हैं। देखिए भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बनवाया था। और याद रखना फैक्ट है, आप पीडीएफ पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। और विल्हण के विक्रमांक देवचरित के अनुसार चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय ने भोज को पराजित किया। कौन? किसने? सोमेश्वर द्वितीय ने, चालुक्य वंश के शासक हैं ये। चालुक्य देखिए गुजरात वाला नहीं बल्कि दक्षिण भारत का चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय ने भोज को पराजित करके उनकी राजधानी धार को तहस नहस कर दिया था। ठीक, अंतिम परमार शासक देखिए मालहक देव थे, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने हराकर दिल्ली सल्तनत में शासक को मिला लेता है, मालवा को दिल्ली में मिला लेता है। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। अंतिम परमार शासक मालहक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं गढ़वाल वंश की या राठौर वंश की। देखिए ये जो वशिष्ठ जी के अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए थे, सिर्फ 4 राजवंश उत्पन्न हुए थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको आराम से ईजिली देख सकते हैं। उसमें भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, आप वहाँ से उसे भी पढ़ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर हम गढ़वाल वंश की बात करें, चलिए देखते हैं राठौर वंश या गढ़वाल वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज एवं बनारस के आसपास गढ़वाल वंश का उदय होता है। संस्थापक की बात करें, सबसे ज़्यादा पूछा यही जाता है कि गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे। ठीक है, चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं। राजधानी इनकी वाराणसी थी और इन्हें देखिए काशी नरेश भी कहा जाता था। ठीक, चंद्रदेव ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रदेव ने गुर्जर प्रतिहार शासक को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और चंद्रदेव का पुत्र मदन चंद्र होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चंद्रदेव का बेटा कौन सा, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो इतना इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस ये कि आपके संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी वाराणसी थी, चंद्रदेव की उपाधि महाराजा थी, महाराजा की उपाधि धारण करते थे। बस इनसे देखिए इतना ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं गोविंद चंद्र की। देखिए ये गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? गोविंद चंद्र। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बाकी किसी के बारे में देखिए इतना इतिहास डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा, आपके पैट में जितना आएगा मैंने उतना आपको कवर भी कराया है और कराता रहूँगा पेपर से पहले पहले। देखिए गोविंद चंद्र ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, वह साम्राज्य विस्तार करता है। वह एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। कौन? आपका गोविंद चंद्र। और इसके लेखों में इसे विविध विद्या वाचस्पति कहा गया है। ये थोड़ा लंबा नाम है लेकिन आप इसे याद रखना कि किस गढ़वाल वंश के ऐसे किस शासक को विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है, तो आपके गोविंद चंद्र को। अब बात करें लक्ष्मीधर की, तो लक्ष्मीधर जो है गोविंद चंद्र के दरबार में रहता था। ठीक, यही देखिए एक दरबार मंत्री है उसका गोविंद चंद्र का, तो जो लक्ष्मीधर है वह उसका मंत्री है और गोविंद चंद्र के दरबार में रहता था। क्योंकि शास्त्रों का प्रकांड पंडित है, प्रकांड विद्वान था, अत्यधिक जानकार ज्ञाता था। जिसकी कृति देखिए कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ है, लक्ष्मीधर ने लिखा था और शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। फिर हम बात करते हैं जयचंद की। देखिए ये अंतिम शक्तिशाली शासक थे, या अंतिम शासक थे आपके गढ़वाल वंश के अंतिम शासक थे जयचंद। इनकी ये वही जयचंद है जो आपके गौरी से परास्त होकर मृत्यु प्राप्त मारे जाते हैं, और संयुक्त स्वयंवर वाले वही आगे देखेंगे इसके बारे में। देखिए देवगिरी के यादव। कौन? जयचंद। देवगिरी के यादव गुजरात के सोलंकी और तुर्कों को पराजित करते हैं।
संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में रहता है। कौन? संस्कृत के प्रकांड विद्वान श्रीहर्ष, जिनकी रचना नैषधीय चरित्र एवं खंडन खंड काव्य है। अब यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि जो श्रीहर्ष हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो जयचंद के दरबार में रहते थे। किस वंश के दरबारी कवि थे? तो गढ़वाल वंश के दरबारी कवि थे। गढ़वाल वंश में जो जयचंद उनके दरबारी कवि थे। और उनकी रचनाएं कौन कौन सी? तो नैषधीय चरित्र और खंडन खंड खाद्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे वह जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लेते हैं। ठीक, कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए इसी अपहरण का बदला लेने के लिए ये आपका जो 1194 में मोहम्मद गौरी अटैक करता है। पहले 1192 में अटैक करता है आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर। देखिए पहले युद्ध में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों साथ लड़े थे और गौरी की पराजय हुई थी। लेकिन दूसरे युद्ध में ऐसा हुआ कि उन्होंने आपके जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी बेटी संयुक्ता का अपहरण कर लेते हैं। यह स्वयंवर होता है, उसमें उन्हें बुलाया नहीं जाता है पृथ्वीराज चौहान को। देखिए अनुश्रुति यह सुनने में आता है कि उन्हें बुलाया नहीं गया और इसके ऊपर उन्होंने आए और राजाओं को परास्त करते हुए संयुक्ता का अपहरण कर ले जाते हैं। यह बात जयचंद को नागवार गुजरती है। फिर वो देखिए मोहम्मद गौरी को इनवाइट करता है आपके अटैक करने के लिए इस पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर, कि आप आइए हरा दीजिए, उसके बाद मैं आपसे राज्य ले लूँगा। नहीं, आप हरा दीजिए और मैं शासन करूँगा। लेकिन गौरी उन्हें परास्त करता है। फिर वह इन्हें देखिए जब ये जाते कहते हैं कि नहीं मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, तो मना कर देता है। फिर 1194 में चंदावा का युद्ध होता है और उस युद्ध में देखिए जयचंद की हार हो जाती है और जो मोहम्मद गौरी है वह जयचंद की मृत्यु कर देता है, उससे मृत्यु प्रदान कर देता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जयचंद युद्ध करते हुए और जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। अन्य राजवंश की बात करें तो हम गौड़ वंश को समझ लेते हैं। जो कभी कभार पेपर से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौड़ वंश कहाँ का था? तो बंगाल का होता है, आधुनिक बंगाल, इसमें तो बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तो पूरा आएगा ही, बिहार का, उड़ीसा का सम्मिलित है, तो ये पूरा मिलकर बंगाल बनता था। तो गौड़ बंगाल का एक प्रमुख राजपूत राजवंश था जो बंगाल में सबसे लंबे समय तक शासन करता है। शशांक देखिए गौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक था। गौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने शशांक ने ही देखिए राज्यवर्धन की हत्या की, जो कि वर्धन वंश से संबंधित है। शशांक ने ही देखिए बोधि वृक्ष को कटवाकर उसके जड़ों में आग लगा दी थी। जो ये कि शायद शैव धर्म का अनुयायी था तब शशांक जो बोधि वृक्ष था जिसको भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को कटवा देता है और उसमें आग लगा देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी ये जो राजपूत वंश है इसको मैंने पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया कि जो कि SSSC पैट के हिसाब से, यानी इससे अगर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए जो मैंने अन्य राजवंश में गौड़ वंश करा दिया, ये भी आपका एक्स्ट्रा ही है कि राजपूत इसलिए पूछे थे सिर्फ आपके जो महत्वपूर्ण है, उसके अतिरिक्त एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे MCQ में जो छूटा है मैं वो भी करा दूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए अजय स्टडी IQG के आपके साथ हमेशा बना रहेगा, जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए आपका एक सब्सक्राइब मेरा दिन बना देता है। ठीक है, जो अजीब से खुशी होती है मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर, तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखना और जय हिंद।